अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस 1-2 मिनट वेट करेंगे, 12:05 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। टिल देन अगर कोई बात करना चाहे, कोई चीज़ ऐड करना चाहे, कोई चीज़ एक्सप्लोर की हो जो शेयर करना चाहें, तो यू आर मोर देन वेलकम। चलिए जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। हुँ। अच्छा, हम कल क्या चीज़ें देख रहे थे और हमने क्या चीज़ें आज देखनी है? अ, हम कल ये देख रहे थे कि हमने पेंडास की अम, डेटा फ्रेम को देखा था। उसके साथ थोड़ा-सा हमने उसका ईडीए किया था। हमने ये भी सोचा था कि हम वहाँ पे हमने एक डेटा सेट को इम्पोर्ट करना सीखा था, लेकिन हमने उसको मशीन में अपनी इम्पोर्ट करके और वहाँ पे उसको कॉल करके और उसके साथ उसके कुछ फंक्शंस को देखे थे कि हम ईडीए कैसे करते हैं। थोड़ा-सा वो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। अब हम जब भी रियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो डेटा की बात आती है। बेसिकली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग किस चीज़ पे बेस कर रहा है? वो बेस ही इसी चीज़ पे कर रहा है कि हमारे पास डेटा होगा, तो हम डेटा को ही ट्रेन करते हैं जिससे हम मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस निकाल रहे होते हैं। तो जब बात डेटा से स्टार्ट होती है तो हम डेटा को कॉल कैसे करेंगे, कहाँ-कहाँ, किस तरीके से हमारे पास डेटा पड़ा होता है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब किसी भी मॉडल ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो हम एक ईडीए का प्रोसेस करते हैं। तो उस ईडीए का प्रोसेस भी किस पे करेंगे? डेटा पे करेंगे, तो कॉल कैसे करेंगे? फिर वही वाली बात आती है। तो अगर पहले मैंने 2 तरीके बताए थे, एक हमने जुपिटर नोटबुक में डेटा को कॉल किया था और एक हमने यहीं पे मशीन में इसको डेटा को सेव करके और कोलैब पे उसको कॉल किया था। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है, हमारे पास कोई ऐसा काम है कि हमें मॉडल ट्रेन करना है जो जिसका डेटा हमारे पास केगल पे पड़ा है, तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे? अम उसकी थोड़ी-सी ब्रीफ देके, उसके बाद जब हम इसकी ईडीए पे जाएँगे तो पैम अर्शी थोड़ा-सा हमें ईडीए के बारे में बताएँगी और उसके बाद हम इसका ईडीए देखेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे। जारी वाली। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आई थिंक। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हाँ, अगर आप लोगों के पास कन्वीनियंटली एक काम कर सकते हो कि अपने-अपने लैपटॉप्स खोल लो और ट्राई कर लो, जिसको आता है केबल से उठाना तो प्रॉब्लम नहीं है और जिनको नहीं आता वो लैपटॉप्स खोल के वो साथ-साथ अगर प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो हमें केगल प्रोवाइड करता है कि इन कमांड्स के थ्रू आप वहाँ से डेटा ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अभी क्योंकि मैंने ये डेटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको
डिस्कनेक्ट और डिलीट रन टाइम कर दूंगी और दोबारा से सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगी ताकि समझ में आ जाए। हमने अपनी नोटबुक को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट सेल हमने बस एज इट इज चलाना है। ये वाली कमांड सारी इंटरनेट पे पड़ी है और अगर नहीं भी होंगी तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं, मैं बता दूंगी, बल्कि नोटबुक ही शेयर कर दूंगी तो वो देख लेना। अच्छा, अब दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जेसन की फाइल को लेके आते हैं। ये एक की है, की ही कह रहे हैं आप, ये की पड़ी है केगल पे। जब तक हम ये की कनेक्ट नहीं करते उस वक्त तक डेटा हमारे पास नहीं आता। अब उसको लाने का तरीका ये है, अगर इससे पहले किसी का केगल पे अकाउंट है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो पहले अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद अब मैं जाती हूँ अपने अकाउंट पे जाके और मैं इसको देखूं ऐसे सेटिंग्स में। आई थिंक सेटिंग्स में यहाँ पे एक ईपीआई पड़ी है। जिन लोगों की एपीआई की नहीं बनी है, यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन करके एक एपीआई की बना लें। अदरवाइज अगर पहले से बनी है और अभी वो नहीं चल रही है तो एक्सपायर टोकन करके यहाँ से एक एपीआई की बन जाएगी। एपीआई की बन के वो आपको एक ऑप्शन देगा कि इसको सेव करना है। आप उसको डाउनलोड्स में डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी सेव करना है उसको सेव कर लो। ये वाला एक जरूरी काम है जो करना होता है। इसको करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और जब सेल हमारा जेसन जेसन फाइल वाला जो जेसन की है हमारी, वो वाला सेल हम उस वक्त तक नहीं चलाएंगे जब तक हम यहाँ पे वो की नहीं लेके आ जाते। उस की को लाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। मेरे पास आई थिंक डाउनलोड्स में पड़ी है। डाउनलोड्स में मैं सर्च करूंगी, जैसे कि मैं कहूंगी जेसन कहाँ पड़ी है, तो यहाँ पे मेरे पास केगल जेसन फाइल आ गई। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया। जब मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे ये वाली फाइल मेरे पास आ गई। अब ये वाला सेल मुझे एरर नहीं देगा। अब मैं इसको चलाऊंगी तो ये सेल आराम से रन हो जाएगा। ये सिर्फ इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, बस ये डेटा को किस तरीके से केगल से यहाँ पे लेके आना है जिसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग कर सके। अभी आज हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अभी तो आज हम सिर्फ ईडीए करेंगे, लेकिन बहरहाल उस ईडीए के लिए हमें डेटा तो चाहिए ना। तो दैट्स वाई हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेल भी आप उसके बाद एक चला देंगे। उसके बाद अब दूसरा काम, तीसरा काम क्या है? ये है कि यहाँ पे अब डेटा सेट आपने सर्च करना कि कौन सा डेटा सेट चाहिए। मैंने थोड़ा सर्च करके ऐसा डेटा सेट निकाला है जिसमें एक तो सीएसवी फाइल है, दूसरा इसमें डेटा बहुत कम है। अगर हम अभी आगे इसका डीएफ डॉट शेप करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा शायद 891 रोज हैं और 10 और 11 कॉलम्स हैं या 9 कॉलम्स हैं, इस तरह से हैं। तो छोटा सा डेटा है तो वो आसानी से आ भी जाएगा और उस पर हम काम भी कर लेंगे। लेकिन वहां से लाने का तरीका क्या है? वहां पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा, वो हमने लगाना है। अच्छा, ये कमांड्स भी इंटरनेट पे जहाँ पे भी आपको मिलेंगी वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क में भी ना लगाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे जब ये चलेगा। तो हमने ये यहाँ पे इसको ऐसे किया। फिर मैंने सर्चिंग पे गई, सर्चिंग पे जाके मैंने टाइटैनिक डेटा सेट डाला और यहाँ पे मेरे पास केगल पे एक पेज ये वाला खुल गया और इसमें यहाँ साइड पे 3 डॉट्स आ रहे हैं जहाँ पे मैं कहूँगी कॉपी एपीआई डिमांड, सॉरी, कॉपी एपीआई कमांड के नाम से एक ऑप्शन है। इसको मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास ये कॉपी हो जाएगा। जब ये कॉपी हो जाएगा फिर मैं अपनी नोटबुक पे जाऊंगी और यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा मैं आगे पेस्ट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से पेस्ट करूंगी एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद, और उसके बाद मैं इसको एज इट इज इसको रन कर दूंगी। ये रन हो जाएगा और रन होने के बाद मुझे यहाँ पे अगर फाइल नहीं दिख रही है तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन है, उसको मैं क्लिक करूंगी। अब मुझे एक फाइल जिप फॉर्मेट में दिख रही है। अगर तो आपके पास जो फाइल आई है वो जिप फॉर्मेट में नहीं है तो वह एज इट इज रन हो जाएगी, और अगर वो जिप फॉर्मेट में है तो ऑफ कोर्स उसको अनजिप करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक कमांड हम खुद से लिख लेंगे, अनजिप करेंगे और यहाँ पे हम जिप वाले फोल्डर पे जाएंगे। 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पे आके जो मैंने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आगे और करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इसको
रख देंगे। जब हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में अनजिप रख के अनजिप करेंगे तो जनाब ये अनजिप हो जाएगी और ये अनजिप हो गई फाइल। अब नेक्स्ट हमारा मूव क्या होगा, जिस पे हम काफ़ी टाइम से बात कर ही रहे हैं कि हमने इसको पेंडास के डेटा फ्रेम में लेके जाना है पहले, और फिर इसको इस डेटा को रीड कराना है। तो हम पेंडास के अच्छा, अब यहाँ पे देखो अनजिप होने के बाद हमने अनजिप किया ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास आ गया CSV की फॉर्म में। जब ये जिप था तो ये शो कर रहा था अपनी एक्सटेंशन जिप के नाम से। जब ये अनजिप हो गया तो ये अनजिप होने के बाद एक CSV फॉर्मेट में आ गया है। ये इसको भी हम यूज करेंगे। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अब हमने एक वेरिएबल बना लिया DF के नाम से। DF के नाम से एक वेरिएबल बना के हम कहेंगे पैंडास को कि रीड कर दो इस फाइल को, इस CSV फाइल को, और क्या कर दो, कौन सी फाइल को कर दो। अब फिर ये पूछेगा कौन सी फाइल, तो हम कहाँ जाएंगे, दोबारा डेटा सेट पे जाएंगे, CSV पे सेम प्रोसीजर करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, कॉपी पाथ करके हम यहाँ पे फिर दोबारा दिखा देती हूँ, इस तरह से पेस्ट करेंगे। लेकिन अब हमने इसको पैरेंथेसिस में भी रखना है और इसके बाद हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी रखना है, और उसके बाद हम इसको इस सेल को भी रन कर देंगे। इस सेल को हमने रन कर दिया और इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, दैट्स मीन ये चल गया। अब हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे, इसका शेप देखेंगे और मैम अर्शी से हम कहेंगे कि हमें थोड़ा सा आ, ये बताएं कि हम EDA क्यों करते हैं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैम आप हैं क्लास में? मैम शायद नहीं है। नहीं अच्छा। नहीं, अ, अनंत तुम मुझे बोल रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ EDA का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम आगे चलते हैं। और अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे वो भी ले लेंगे, क्योंकि ये देखने में तो ओके। आसान लग रहा है, लेकिन हाँ, ईडीए करने का मेनली पर्पस यही होता है कि आप उसके इनसाइट्स देख सको कि उस डेटा के अंदर है क्या। मतलब वो टेक्सचुअल डेटा है या इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स है। मतलब लाइक आप इस तरह के सारे इनसाइट देख सकते हो, नल वैल्यूज देख सकते हो। आप सब चीजों को आप इस तरीके से करके आप उसका देख सकते हो। अगर आपके पास कोई नल वैल्यूज वगैरह पड़ी हैं, आपको उसको किस तरह फिल करनी है, कौन कौन से फीचर्स हैं, फिर आप उनके ग्राफ बना सकते हो ये कर कर कि भाई वो कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके मॉडल के लिए मेनली रिक्वायर्ड हैं। फिर हम उनको इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक ईडीए में तो खैर फीचर्स के इस तरह से नहीं होता है कि हम उनको उस तरह से कर सकें। ग्राफ वगैरह, ग्राफ तो खैर आगे एक अलग टॉपिक है। लेकिन लाइक हम मतलब उसमें ये चीजें देख सकते हैं कि कौन से फीचर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो नेसेसरी है भी या नहीं है, हमें उनको रखना है कि नहीं रखना है। और लेंथ वगैरह देखनी होती है। ईडीए करके हमें उनका शेप देखना होता है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। बस सिंपली हमें डेटा की इनसाइट्स देखनी होती हैं जो कि बहुत नेसेसरी है। अगर किसी को और ईडीए से रेलेवेंट कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। स्टिल पूछना है या बताना है, कोई चीज ऐड करना चाहो ऐड करो। और यहाँ पे जो हमने ये 7 7 8 सेल्स चलाए हैं, इनमें से कोई चीज है जो समझ में ना आई हो या कोई चीज ऐड कर सको, करना चाहो? मैम, ईडीए में क्या हम ये कह सकते हैं कि ईडीए हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं डेटा की, देखते हुए कि आइदर द डेटा इज न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, या जिन कॉलम्स का रिलेशन बन रहा है तो उनका रिलेशन शो करते हुए हम लोग ग्राफ्स के थ्रू उनको दिखा सकें, विजुअलाइज करा सकें। बिल्कुल। अच्छा, जब बहुत हम इन डेप्थ EDA में जाते हैं तो बेसिकली हम डेटा एनालिटिक्स एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। हम जो मॉडल ट्रेनर्स होते हैं ना, जो डेटा साइंस वाले जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं,
उनका काम बेसिकली ज़्यादातर ट्रेनिंग की तरफ होता है। तो हमें सिर्फ़ एरर्स के टाइम भी ये पहले हम एक दफ़ा वैसे चेक करते हैं, लाइक जैसे अभी मैं तुम लोगों से चेक कराऊँगी, उसके बाद फिर जब एरर्स आ रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम डेटा को एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि इस डेटा में क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, हम बेसिक चीज़ों को ही देखेंगे, और बेसिक चीज़ें अगर हमें समटाइम्स कॉलम ऐड करने से, रिमूव करने से कोई फ़ायदा होता है। बहरहाल जो तुम कह रही हो वो बात भी ठीक है, इसी तरीके से है। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है कि जो ऐड करना चाहो या पूछना चाहो? ये वाली जो 6-7 सेल्स हैं, समझ में आए? या किसी ने, कोई ऐसा है जिसने इसकी प्रैक्टिस की हो और उसने कर लिया हो इसको? क्योंकि सबसे बेसिक प्रॉब्लम ही डेटा को लेके आना है एट अर्ली लेवल, जो अर्ली स्टेज होती है, उसमें डेटा को यहाँ तक लेके आना ही मुश्किल होता है। आगे फिर हम जैसे फर्स्ट स्टेप अगर आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप सेकंड, थर्ड आपके लिए आसान होता चला जाता है। अगर यहाँ हाँ तक कोई प्रॉब्लम हाँ, मैम सिंपली बस इन लोगों को ये है कि लाइक आप सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं, ईडीए करने का मेनली पर्पस ये होता है कि डेटा को समराइज कर देना और उसको विजुअलाइज कर लेना। मतलब हम दो वर्ड में कह सकते हैं, ईडीए करने का मेन पर्पस ये होता है कि उसको समराइज करना और विजुअलाइज करना। मैम जी राबिया, आप इस केगल वाले को रिपीट कर देंगे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, मैं रिपीट अच्छा कर देती हूँ देखो, इस। एक चीज मैं इंक्लूड करूँ ना, लाइक श्योर देखो, ये श्योर श्योर। कैगल की ये जो 3-4 लाइंस हैं, बस ये कैगल पर एक्चुअली ह्यूज डेटा सेट्स होते हैं, जिनको अगर हम अपनी मशीन के अंदर ले आए ना, तो हमारी मशीन पर लोड पड़ता है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम जस्ट उस डेटा को कैगल के साथ हम माउंट कर रहे हैं। मतलब ये हमारी मशीन में नहीं आ रहा है, ये वर्चुअली जस्ट माउंट हो रहा है। तो माउंट करने के लिए जस्ट हम कुछ कीवर्ड यूज करते हैं, जस्ट लाइन ऑफ कोड को यूज करते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, हमेशा कैगल को, डेटा सेट को जब आपने अपने मशीन में माउंट करना होगा उसके साथ, तो जस्ट ये आपने कुछ, ये एक स्टैंडर्ड है, आपने चलाना है, बस आप इनको रट लो। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, पहली लाइन में ये मेक क्या कर रहा है, एक डायरेक्टरी बना रहा है कैगल के साथ। दूसरी लाइन में एक हम एक समझो एक की जनरेट करते हैं, जो कैगल के साथ हम उसको कनेक्ट करने के लिए। अब आप किसी के भी कैगल पे जाके तो डेटा सेट नहीं उठाओगे ना। तो आपकी एक वहां, जब आप उस कैगल पे लॉग इन होते हो, सबसे पहले तो आपको कैगल पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप अकाउंट बना लेते हो, तो वहां पर आप एक जेसन फॉर्मेट की जनरेट करते हो, जो कि आपको कनेक्ट करती है आपके कैगल से। ठीक है, पहली लाइन में क्या हो रहा है, आप एक मेक डायरेक्टरी बना रहे हो। सेकंड में आप क्या कर रहे हो, आप वो की जनरेट से कनेक्ट कर रहे हो, माउंट कर रहे हो। ठीक है, तीसरे में उसी तरीके से जो की आप कह रहे हो कि चेंज कर दो मूड को, किसमें, जेसन की के साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, सेकंड और फोर्थ लाइन में आप क्या कर रहे हो, जस्ट कैगल के अंदर से वो एक स्पेसिफाइड डेटा को उठा के लेकर आ रहे हो। ठीक है, ये 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें कैगल के साथ माउंट करने के लिए यूज होती हैं, कि कैगल का डेटा हम उससे वर्चुअली कनेक्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़े डेटा सेट हैं, हम अपनी मशीन में नहीं ला सकते इतने बड़े बड़े डेटा सेट। ये ठीक है, बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था जो मैं मिस कर गई, और थैंक यू अर्शी। अब देखो, लाइक हम सब के पास नॉर्मल मशीन्स हैं, हम लोगों के पास इतनी बड़ी पावरफुल मशीन्स नहीं है जिसमें फॉर एग्जांपल लाखों पिक्चर्स का आपके पास डेटा आ जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो वहाँ पे तो आपका जो एक और भी तरीका तुम लोगों को इंटरनेट पे नज़र आएगा कि केगल को हम अब पहले अपनी ड्राइव से, सॉरी, अपनी नोटबुक को ड्राइव से माउंट करेंगे, गूगल ड्राइव से, और उसके बाद लेकिन वहां पे भी समटाइम्स 15 MB से ज्यादा तो नहीं होता आपके पास। अब आपके पास बहुत बड़ा डेटा कहीं और पड़ा है, कहीं पे भी, केगल पे भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, उसको आपने वहीं से ही यूज करना है एपीआई की के थ्रू। अच्छा, एपीआई की के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो एपीआई की से क्या समझते हो तुम लोग, एपीआई की क्या काम करती है? फिर मैं, अच्छा राबिया, तुम्हारा क्वेश्चन अपनी जगह पे, मैं तुम्हें दोबारा पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैं डेटा लेके आई हूँ।
लेकिन तुम लोग एपीआई की से क्या समझते हो? क्या बात समझ में आती है? क्या जहन में आता है कि एपीआई की क्या है? एपीआई की जो होती है, जो आपको ऑथेंटिकेट करती है, जहाँ पे आप कॉल करते हैं एपीआई, उसके लिए एपीआई फॉर एग्जांपल जो भी एपीआई का काम हो, डेटा प्रोवाइड करना है या कोई इंफॉर्मेशन देना है या किसी चीज़ में, किसी प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक्सेस देना, तो वो एपीआई की जो है उसके लिए आपको कनेक्शंस, एक्सेस ऑथेंटिकेट करती है। एग्जैक्टली, ये कैगल कनेक्शंस। कैगल और जो हम्म, कोलैब है हमारे, उसके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एपीआई जो यूज हो रही है ना, वो बिल्कुल यानी एक बिल्कुल कनेक्शन। बिल्कुल। लेकिन क्या हम अगर इसको ऐसे समझें कि जैसे हम बैंक्स की एपीआई, बैंक्स वाले एपीआई को किस तरीके से यूज करते हैं? मुझे मेरे टीचर ने एक एग्जांपल से समझाया था और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रह गई कि जैसे अगर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से कहीं पे पेमेंट की है, तो मेरी एपीआई से वो सिर्फ इतना ही जान सकता है कि इसकी एपीआई में, इसकी अकाउंट में इतने पैसे हैं कि ये यहाँ से कट हो सके, यहाँ पे ये डिटेक्शन हो सके। तो वो बस इतना ही उसको पता चलेगा। ये भी नहीं पता चलेगा मेरे अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट क्या है। बस इतनी अमाउंट, अगर मैंने ₹200 की कोई चीज़ खरीदी, 200 है कि नहीं है। इसी तरीके से हम जब कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ वो, अब यहाँ तो बहुत बड़ी एक वेबसाइट है केगल की, वो हमें वहीं से कनेक्ट करेगा जितना डेटा हमें चाहिए। उतना डेटा हमें मिल जाएगा तो हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम दोबारा से जाते हैं और इसको दोबारा से, अच्छा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम कर देने से ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसको खत्म कर दो। दोबारा से इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट अच्छा, वाली लोगों हमने, को अनम ये भी इशू आएगा कि ये जेसन फाइल कैसे बनाएंगे ना। मैंने अभी तो लाइक, बनवाई है, दोबारा बता, मैंने बनवाई है अभी। अच्छा बस फिर ठीक है, अभी, दैट्स ग्रेट। हाँ, हाँ अभी ठीक अभी है ठीक बनवाई। अभी दोबारा, फिर दोबारा बताते हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। है। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट वाली हमने सेल को एज इट इज चला देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ये वाली नोटबुक तुम लोगों को शेयर कर दूंगी। चाहो तो फर्स्ट प्रैक्टिस में यही वाला डेटा उठाना और इसी वाले डेटा के ऊपर काम कर लेना, और अगर दूसरा, इसके बाद दूसरा उठा सको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। मैम एक अच्छा। क्वेश्चन था। हम्म। हम लोग जैसे यहाँ पे आईडी को कोलैब यूज कर रहे हैं, तो क्या हम लोग पाईचार्म या वीएस कोड पे भी सेम मेथड यूज कर सकते हैं डेटा वहां से एक्सेस करने के लिए कैगल से? नहीं, हर वो हर डिफरेंट। एडिटर। हाँ, हाँ अर्शी, बताओ बताओ, आप बताओ। नहीं देखो, ये कमांड्स है ना, अगर तुम्हारा सिस्टम लाइक पाइजाम है, पाइजाम में लाइक तुम्हारा लिनक्स नहीं है, ठीक है, लिनक्स बेस्ड नहीं है, विंडो बेस्ड है, तो ये तो लिनक्स हम्म। की कमांड है ना बेटे। मतलब कोलैब जो है लिनक्स बेस्ड है ना, तो ये तुम देख रही हो ना, MKDIR, ये डायरेक्टरी बना रहा है, किस पर बना रहा है? ये लिनक्स की कमांड्स हैं। फिर ये CP कर रहा है आगे, फिर ये CMD मोड चेंज कर रहा है 600, कि ये मोड चेंज कर दो और उसके जेसन फाइल के अंदर इस तरह से। तो ये फिर आपको सर्च करनी पड़ेगी कि आपको उस पर कमांड किस तरीके से चलानी पड़ेंगी। अगर आपका मतलब जो लिनक्स, जो होगा उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेंगी यस, कमांड्स जो है, ये हाँ सिर्फ हाँ कोलैब हाँ के लिए डेफिनेटली, स्पेसिफिक है? हाँ। अगर अगर अब मैंने फेयरली मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जी जी। पाइथन पर मैंने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया भी नहीं है डेटा को लाने का, ठीक है। क्योंकि ये इतने ह्यूज डेटे होते हैं ना, हमारे पास सिस्टम इतने हैवी नहीं होते, तो हमारी मतलब प्रेफरेंस यही होती है कि हम वहीं पर ही इसको चलाएं। फिर पाइथन पे दूसरे इश्यूज आते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम इस तरह का है कि तुम्हारा सिस्टम इतना मतलब हैवी लोड ले सकता है और तुम वहां पर ये सब कुछ चला सकती हो, तो वाई नॉट, तुम चला के देखो। अगर कोई एरर आता है, सेम एरर को उठाओ, चैट जीपीटी पे जाओ और उसको कहो कि पाइथन में मैं यही सेम कमांड किस तरीके से रन कर सकती हूँ, तो मैं चैट जीपीटी ऑन द स्पॉट एक कोड बना के देगा, तुम वहां पर उसको रन कर लेना, वो सेम कोड बना देगा तुम्हें। अभी सारा ये कोड अगर तुम उठाती हो ना और तुम चैट जीपीटी पे डालो कि चेंज फॉर अ पाइचाम, तो ये पूरा कोड चेंज कर देगा, दे देगा तुम्हें पूरा फॉर्मेट पाइचाम के हिसाब से बना के दे देगा, तुम वहां पर उस तरह से इसको कॉल कर लेना, ठीक है। श्योर मैम, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आई रियली यूज वीएस कोड, तो मैं वीएस कोड के मुताबिक करके देखती हूँ, अगर हो जाता है हाँ, तो मैं तो आपको बता तुम देती हूँ। बेटे तुम ये सेम कोड उठाओ और उसको बोलो कन्वर्ट इन पाइचाम फॉर पाइचाम, तो लेकिन वो कन्वर्ट कर देगा पूरा कोड पाइचाम के हिसाब से तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही बात है, लेकिन आई विल सजेस्ट, मैं सबको ये कहूंगी, ये मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ कि चैट जीपीटी यूज ना करें, नो।
मैं ये कहूँगी कि डिफरेंट एक्सपोज़र ज़रूर लो। अगर कोई पाइथन की नोटबुक पे काम कर रहा है ना, जुपिटर नोटबुक पे, और वो कहता है मैं यहीं कन्वीनिएंट हूँ, मैं यहीं काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहूँगी नहीं, वीएस कोड पे भी जाओ। और जो वीएस कोड पे काम कर रहा है, तो मैं कहूँगी तीनों एक्सपोज़र्स लो ज़रूर। खास तौर पे 3 मेन एडिटर्स जो हैं हमारे पास, कोलैब, वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक। इन तीनों पे ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो इतनी कमांड ज़रूर होनी चाहिए कि आपको चलानी आती हो। क्या ख़्याल है अर्शी, ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, श्योर, जरूर सब पर आनी चाहिए, क्योंकि पता है हमें हमने बहुत चीजों को एक्सप्लोर करा और उसके बाद हम एट द एंड पहुंचे कि वाकई में, क्योंकि जो आप लोगों का मेनली काम होगा ना, वो आपको ये कोलैब पर उस तरह से नहीं देगा, आपको पाइजाम पर ही जाना पड़ेगा। मगर पाइजाम को फिर हमें वर्चुअल मशीन बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे हाँ, काम लेकिन इतना पहला है। स्टेप जो छोटे हाँ, ये अभी आपको चाहिए फर्स्ट कि आप स्टेप पाइथन आपका वीएस ये सब यूज करो, क्योंकि ये तो बस ये इस तरह से है कि आप प्रैक्टिस करो कोलैब पर। कोलैब पर मतलब आप इस तरह से अपने फोल्डर्स नहीं बना सकते, मॉड्यूल्स बनाकर उसको कॉल करना इस तरह से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है माउंट करना। मगर मेनली जो अगर हम किसी भी उसको करते हैं ना, लाइक मॉडल को रेपोजिटरी को बनाकर कि गिटहब पर हमें कनेक्ट करनी है, तो वो अच्छे से जो काम करता है वो यही करता है कि वो पाइचाम है और वीएस है। उसमें सारी पॉसिबिलिटीज बड़ी इजीली हमें अवेलेबल हो जाती हैं, कि अगर हमें उसको वर्चुअली मशीन भी बनाना है ना, तो हम वीएस को बड़े इजीली वर्चुअल मशीन भी बना सकते हैं अपने मेन काम के लिए। लेकिन फिर स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, कंफ्यूज मत होना। पहले प्रैक्टिस के लिए कोलैब पे रहो, बाकी एक्सपोजर्स लेते रहो। जब प्रैक्टिस अच्छे से होने लग जाए और फिर एक बड़े काम की तरफ जा रहे हो, तो फिर और चीज़ों को एक्सप्लोर करो। लेकिन अभी फिलहाल जो फर्स्ट स्टेज है, जिसमें अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें जुपिटर नोटबुक्स, कोलैब और देन वीएस कोड, ये बेटर ऑप्शन है फॉर 2 to 3 months। उसके बाद तो फिर और एक्सपोजर्स भी मिलेंगे। लेकिन ऐसा ना हो ना कि एडिटर इसमें कोड एडिटर्स के चक्कर में एक्चुअल जो कोड करना है उसको ना कर पाओ। तो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ। बाकी ये है कि अगर कैपेबिलिटीज हैं तो फॉर श्योर यस सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, सेकंड वाला जो हमारा सेल है, उससे पहले हमें एक एक्टिविटी क्या करनी है, हमें जेसन की फाइल को लेके आना है। राबिया, आप हो क्लास में? यस मैम। अच्छा, अब देखो, मैं दोबारा इसको यही वाली सारा प्रोसीजर दोबारा कर रही हूँ। तो उसको लाने के लिए हमें केगल पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। केगल पे अकाउंट बनाना तुम लोगों का सबका बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि वहाँ से डेटा भी चाहिए होता है, और बाकी कॉम्पिटिशन्स भी आ रहे होते हैं, हमें कोर्स भी बहुत दफ़ा वहाँ से मिल जाते हैं, जो कि हमारे काम के होते हैं। तो केगल पे एक अकाउंट बना लो, साइन इन कर लो अपने गूगल से, जिस तरह से मेरा बना हुआ है। फिर मैं दोबारा होम पे जाती हूँ। होम पे मैं ये मेरा होम पेज है, उस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में गई हूँ। सेटिंग्स में जाके मेरे पास एपीआई का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्योंकि मेरी एपीआई बनी हुई है, तो 6 मंथ्स तक वो एपीआई आपकी रन होती है। तो आपने यहाँ पे आके आप लोगों ने ये करना है, क्रिएट न्यू टोकन करना है। जिनकी पहले से बनी हुई है वो एक्सपायर टोकन कर दें, अगर 6 महीने से यूज नहीं की है दोबारा बना लें। अदरवाइज मैंने तो शायद कल परसों ही बनाई है, तो फिर इसको क्रिएट न्यू टोकन कर देंगे। तो फिर ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, सेव एस वाली विंडो, जो मशीन के अंदर आपके पास आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो चीज़ें सेव होती हैं उस तरीके से। वहां पे आप उसको अपने नाम से या जेसन के नाम से, एज इट इज जिस नाम से है उस नाम से उसको कहीं पे भी जहाँ चाहो, डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में, कहीं पे भी उसको सेव कर दो। अब आपने उसको जब सेव कर दिया है, अब आप जाओगे अपनी नोटबुक पे। नोटबुक पे जाके आप अपना ये वाला सेल चलाने से पहले यहाँ पे अपलोड का एक बटन आ रहा होगा। अपलोड द यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। अपलोड के ऑप्शन में जाओ, मैं ढूंढूंगी वहां पे जहाँ पे मैंने उसको सेव किया है। मैं जाऊंगी डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में जाके मैं लिखूंगी जेसन, और जेसन लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा केगल जेसन का, जो शो कर रहा है। और यहाँ पे ये फाइल खुल गई है और मैंने इसको ओपन कर दिया। जब मैंने इसको ओपन किया तो मैं अपने लेफ्ट राइट पैनल में देख रही हूँ कि यहाँ पे जेसन की फाइल आ गई। जब जेसन की फाइल मुझे शो हो गई है, तो यहाँ पे मैंने उस सेल को रन कर दिया।
जब मैंने सेल को रन कर दिया तो दैट्स मीन कि अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी, दूसरा थर्ड लाइन ऑफ कोड भी ऐसे के ऐसे ही चला देना। देन ये कहता है अब एपीआई कनेक्ट हो गई है, अब हमें डेटा तो चाहिए ना, जिस डेटा के ऊपर हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म करके देखेंगे कि हम इसके ऊपर हम इसका ईडीए कर कैसे रहे हैं। तो उसके लिए डेटा सेट जो हमें चाहिए, मैंने केगल पे ही सर्च किया था टाइटैनिक डेटा सेट के नाम से। ये देखो यहाँ पे सर्च हुआ है, इसमें कई सारे पड़े हुए हैं, लेकिन एक है जिसमें 891 रोज हैं और समथिंग इस तरह से है। और ये तुम लोगों को इसका लिंक इसी नोटबुक में भी मिल जाएगा, इसी लिंक से भी अगर सर्च करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट्स का, 3 डॉट्स के 4-5 ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन है कॉपी एपीआई कमांड। कॉपी एपीआई कमांड का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो अब ये वाली एपीआई मेरे पास कॉपी हो गई है। फिर मैं वापस नोटबुक पे जाऊंगी और वहां पे मैं सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल वी कर दूंगी, तो ऐसे मेरे पास ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये पेस्ट हो जाएगा फिर मैं इसको दोबारा रन करूंगी और रन करने के बाद मैं ये देखूंगी क्या मेरे पास ये फाइल शो हो रही है, नहीं हो रही तो मैं रिफ्रेश करूंगी और फिर मेरे पास फाइल शो हो गई। लेकिन क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में है फाइल, तो अब इसके ऊपर जो भी हमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसको करने के लिए हम इसको अनजिप करेंगे। अनजिप के लिए बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे हम आपस में एक दूसरे को बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, और सीधे से बोल दिया अनजिप कर दो भाई। अनजिप करने के लिए जब मुझे ये रन करना होगा तो उससे पहले मैं इस फाइल का की साइड पे 3 डॉट आ रहे होंगे, उनको क्लिक करूंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी पाथ के नाम से, जाऊंगी यहाँ पे इस वाली जगह पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको मैं पेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं इस सेल को रन करूंगी और ये मेरे पास फाइल अनजिप हो गई है। फिर बैक टू द पांडास हम जाएंगे वापस पांडास के ऊपर और पांडास को देखेंगे कि पांडास क्या कह रहे हैं। तो क्योंकि अब सीएसवी फाइल है तो उसको हम रीड कराएंगे पेंडास में, तो उससे पहले हमें पेंडास को रन करके देखना है। अब उसको हम रन करने के बाद फिर उसके नीचे वाले सेल में आएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अनजिप जो फाइल हुई थी क्या वो शो हो रही है, नहीं हो रही तो दोबारा रिफ्रेश कर देंगे और हमारे पास अब एक टाइटैनिक डेटा सेट की फाइल शो हो रही है। देन अगेन हम वही प्रोसीजर करेंगे, पहले हमने जिप फाइल को कॉपी पाथ किया था, अब हम सीएसवी फाइल को कॉपी पाथ करेंगे। यहाँ हमने कॉपी पाथ करके यहाँ पे अब पैरेंथेसिस भी है और अब इन्वर्टेड कॉमास भी हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और फिर दोबारा हम इसको चला के देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो दैट्स मीन सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसमें शेप क्या है, बड़ा क्या है। तो ये इसके रोज एंड कॉलम्स को शो करेगा, तो उसके लिए हम शेप देखेंगे। शेप क्या है, 891 इसकी रोज पड़ी हैं और 12 कॉलम्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो शेप है ना, देखो अब ये इसके ना बिल्ट इन फंक्शंस है, किसके, पांडास के। हमने डेटा को एक वेरिएबल में सेव कर दिया है जो डीएफ के नाम से है, ठीक है। और अब डीएफ को डॉट करेंगे, है ना। जाओ डीएफ पर जाओ और ये शेप को भी रिमूव कर दो। डीएफ पे अच्छा, जाओ। मैं यहाँ ये तुम्हें कंट्रोल कंट्रोल दूं। हाँ, दो कंट्रोल। शे- अच्छा, नहीं इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा कंट्रोल देने का। ठीक है, अच्छा, बताओ क्या सिंपल करना तुम है। हाँ सिंपल ये शेप को रिमूव करो और डॉट को भी रिमूव कर दो। हाँ, डॉट भी रिमूव करो, अब डॉट डालो। हाँ देखो, यहाँ पर आपके पास तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं खुल रहे हैं। हाँ देखो, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये पांडास के ऑप्शंस हैं। अब क्योंकि हमने डीएफ को एज अ पांडास के तौर पर पूरा डेटा सेट स्टोर कर दिया और ये सारे फंक्शन अब हम इस डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रॉल करो साइड से, है ना, ये जो सीरीज जहाँ दिख रहा है ना। हाँ, ये देखो, ये सारे आप डिफरेंट तरीके से इसको कॉल करना आप लोग खुद से ना, और देखना हर एक को कॉल करके ये क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है।
मतलब ये बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज के लिए ना, आपके इतने सारे जो आपको वो दिए जा रहे हैं फंक्शनैलिटी पांडास में, तो वो आप इन सबको सर्च करके देखो कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। अभी तो जैसे ये सिंपली ये शेप फाइंड कर रही है ना, तो ये शेप का फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसके, आप डॉट शेप कर लो और ये इनको डिफाइन कर दो ना, तो डॉट करके आप इसकी सारी फंक्शनैलिटी देख सकते हो, कौन कौन से फंक्शन हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? सब समझ में आ रहा है? क्लास स्मूथ है? यस मैम, ये तो अब क्लियर हो गया काफी सारा। लेकिन अब बहुत सारे जैसे ना, जैसे थोड़ी बातें समझ आती हैं तो क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये डेटा तो एक हमारे मतलब कि मशीन में से नहीं है, मतलब कि क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है, तो ये हम इसे कह सकते हैं ये एक्सटर्नल डेटा है। नहीं देखो ये, एक्सटर्नल डेटा। हाँ, बोलो बोलो। देखो ये सेफ नहीं है, लेकिन ये वर्चुअली काम कर रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। यस ये मैम। परफॉर्मेंस करेगा तुम्हारा, जो इसका तुम अगर तुम इसका मॉडल ट्रेन करके अगर उस मॉडल को तुम सेव भी कर लेती हो ना, वो बिल्कुल एक्चुअली तुम्हें प्रोडिक्शंस भी देगा। हर चीज अब कैसे हो रही है, अब तो वर्चुअली हो रही है ना, तो तुम ये कहोगे कि ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन वर्चुअल फॉर्म में है। यस मैम, लेकिन जैसे कि CSV फाइल होती है तो हम सेव करके रख लेते हैं और उसको जब ओपन हाँ करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट, लेकिन इसको जब हम ओपन करना होगा तो हमारे पास API का होना जरूरी है। आप ये डेफिनेटली। हाँ, ये दैट्स द जबरदस्त ये वाला पॉइंट। ये हर दफा दवाई नोटबुक बंद होगी और ये चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ तुम्हें वापस लेके आना है। तो अच्छा, फिर बंदा क्या इतनी टेंशन क्यों कोई पाले? दो दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं कि भाई हम हर दफा डेटा लेके आए, हर दफा इतने पैक, तो फिर वही जाके हम फंस जाते हैं ना। बड़ा डेटा होगा तो क्या करोगे? मशीन की कैपेसिटी ही नहीं है तुम्हारी, CD ड्राइव सब फुल होने के बाद भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको चला सके। तो फिर उसका हल ये निकाला गया कि उसको जो है इसी तरीके से हमने कनेक्ट किया, API को कनेक्ट किया और उस डेटा को हमने यूज कर लिया। मॉडल अपना हमने ट्रेन कर लिया, मॉडल की एक्यूरेसी हमारे पास आ गई, हमारा भी काम हो गया और हमें मशीन भी नहीं बदलनी पड़ी। और कितनी बड़ी मशीन लेंगे हम? तो इतने बड़े बड़े जो सर्वर्स वगैरह बन रहे हैं, एक तो ये वाले यही डेटा की ही तो रीजंस हैं कि कितने बड़े बड़े डेटास हमारे पास हैं। अब तो मॉडल्स के रीजंस भी हो गए, इतने बड़े बड़े मॉडल भी हमारे पास है। फिर दूसरी चीज, ये जो टर्म तुमने यूज की ना, इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा, तो अगर इसका मतलब तुम्हारा ये है कि मशीन में मौजूद डेटा को तुम इंटरनल डेटा कह रही हो, और जो मशीन में मौजूद नहीं है जिसको तुम बाहर से कनेक्ट कर रही हो उसको एक्सटर्नल कह रही हो, तो हाँ फिर ये टर्म ठीक है। अदरवाइज ये यस। टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। ये मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल न्यू टर्म है। खैर, यहाँ चलिए। तक यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना? जी मैम, अच्छा, मैम। ठीक। हाँ जी। मैंने पूछना था, जैसे अभी अगर हम कल दोबारा से या आप हमें इसका लिंक शेयर करती हैं, जब हम अपने को लैब पे जब इसको हम रन करेंगे, तो फिर हमें अपनी API के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा या एज इट इज ये रन करेगी? ना ना, आपको हर ऑलवेज अपनी API से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरी नोटबुक मेरे गूगल के अकाउंट से कनेक्टेड है, मैंने अपने अकाउंट से इसको जो है API दी, और मेरी बिल्कुल यूनिक की जनरेट हुई है। इस दुनिया में अगर 50 लाख 50 करोड़ लोग जो है वो इसको यूज करेंगे तो 50 करोड़ कीज जनरेट होंगी, और वो कीज भी 6 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो जाएंगी, वो भी आपको दोबारा से बनानी पड़ेंगी। नहीं तो जिस तरह अगर से तो ये अगर तो ये फाइल आपको देती है, मतलब मीन जैसे ये यहाँ पे फाइल लेकर आई है ना अपनी, ये कैगल डॉट जैसन की फाइल लेकर आई है, ये फाइल अगर आपको देती है और वो फाइल आप अपलोड करते हो और देन ये सारी कीज चलाते हो, तो डेफिनेटली चलेगी, ठीक है। लेकिन ये फाइल हम्म। क्यों देगी, नहीं देगी ना ये क्योंकि ये अच्छी तुमने हरकतें डरा नहीं दिया। है तो आप भाई लोग ये अपनी, वही बात है कि मैं अपनी सिम का नंबर तुम्हें दे दूंगी, भाई तुम मेरी सिम हाँ यूज करो। क्यों करो? तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी कीज जनरेट करो, और ये फाइल आपके पास होनी चाहिए, जैसन फॉर्मेट की फाइल होनी चाहिए। जब ये जैसन फॉर्मेट की फाइल आपकी अपनी पर्सनल होगी तो आप लोग ये चलाना, ठीक है। तो फिर ओके, डेफिनेटली चलेगी, नहीं दौड़ेगी, भागेगी, जीत जाएगी। अच्छा, और समझ कल गया। की क्लास के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अच्छा, ये वाला जो तुम लोग, क्योंकि मुझे ऐसा कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे मैं तुम लोगों से नोटबुक्स को तुमसे ले सकूं,
और तुम्हें बता सकूं कि इसमें क्या चीज़ें प्रॉब्लम है। लेकिन इस तो फिर इसलिए हम इसको कॉम्बैट करने के लिए हम एक चीज़ करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो ये सुन लो, कल मैं क्लास नहीं लूंगी, मेरा सेमिनार है, ना मैम अर्शी होंगी ना मैं होंगी, मैम महा भी शायद नहीं होंगी। तो कल आदिल सर हैं हमारे मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट, तो वो क्लास लेंगे। अदरवाइज अगर आपकी क्लास में से अभी कोई ऐसे मौजूद हों कि जो उनको लगे कि वो कुछ पढ़ाना चाहते हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो हम स्लैक पे बात कर सकते हैं। बहरहाल सर आदिल वाज रेडी टू टेक योर क्लास टुमारो। सो पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मैंने मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम लोगों से नहीं कहा कि तुम लोग अपने लैपटॉप्स लेके बैठो। अब तुम अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर इसकी जब प्रैक्टिस करोगे और प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम एक क्लास ऐसी रख सकते हैं फ्राइडे। ये जो मैंने कल छुट्टी करनी है इसको कॉम्पनसेट करूंगी मैं फ्राइडे को, अदरवाइज मैं फ्राइडे को क्लास नहीं लेती हूँ। तो फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे, बल्कि थर्सडे को ही रखते हैं। थर्सडे को तुम लोग अपने अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स लेके बैठो और पहले से प्रैक्टिस करना। जहाँ जहाँ जो भी स्टक हुआ हो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे, अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे। हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि क्यों क्यों आप लोग डेटा वो नहीं ला पाए डेटा। ठीक है, अच्छा रहेगा ये। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं, इल्तिमा से कहो कि स्क्रीन शेयर करें, अपनी स्क्रीन दिखाएं कहाँ कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, तो अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इनके अंदर भी। हाँ यस। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने अच्छा ये डेटा क्यों हमने कनेक्टिंग क्यों किया? ये तो डेटा बहुत छोटा है, 891 रोज हैं और 12 कॉलम हैं। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो फिर मैं बता दूं भाई, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत बड़ा भी डेटा ला सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं ला रहे हैं कि जब हम बेबी स्टेप्स लेते हैं तो ऑलवेज ये मेरा मानना है कि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको छोटी छोटी आसान चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए और उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो मे बी आप लोग इस चीज़ से मतलब मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ये सोचती हूँ पहला स्टेप ना हो 10वां हो, और इस एज में तो ऐसा ही होता है। लेकिन स्टिल हम बेबी स्टेप से चलेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखने वाली हैं, और हमें जल्द से जल्द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके आए। मतलब कुछ ऐसा टेक्सचुअल डेटा है जो हमें हो ज़रूर, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो पता होना चाहिए था, आपने ऐसे ही स्टार्ट करा दिया। लेकिन हम उस टेक्सचुअल डेटा को काम के दौरान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने ये कल भी एक प्रैक्टिस की थी। हमने अपने डेटा का हेड चेक किया था और मैंने ये बताया था हेड के मुतालिक कि हेड जब भी हम चेक करेंगे तो हेड जो होगा वो हमें बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज को प्रिंट करा के देगा। अब अगर तुम लोगों ने इसमें कुछ और वैल्यूज प्रिंट करानी हो, 10 15 20, आपकी मर्जी है। और इसी कमांड को अगर आप चेंज करके टेल कर दोगे तो वो आखिर की, ये अभी हमें शुरू की 5 7 10 20 वैल्यूज देगा। अगर हम टेल करके करते हैं तो सेम प्रोसीजर ये डेटा के एंड पे ले जाएगा। ये एंड से जो है जितनी भी रोज होंगी 5 10 जो हम डिफाइन करेंगे, वो एंड की रोज हमें दिखा देगा कि वहां पे क्या पड़ा है। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। उसके बाद हम जाते हैं डिस्क्राइब फंक्शन की तरफ, जो हमारा 15 मिनट क्या इससे ज़्यादा टाइम भी ले जाएगा। डिस्क्राइब फंक्शन को हम अच्छे से देखेंगे। अच्छा, इसको हमने चला दिया और इसने डिस्क्राइब कर दिया डेटा। अब जो चीज़ें हमें बहुत आसानी से पता होती हैं उन चीज़ों को हम पहले देख के, और मुश्किल। जी सर। सर आपकी आवाज़। हेलो। मुझे ही आवाज़ नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। थैंक यू जी, बोलिए। मैम थोड़ा सा क्वेश्चन इररिलेवेंट है कि आप अभी नेक्स्ट फंक्शन पे जा रही हैं, तो मेरा एक इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है। तो वो ये है कि मैम मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, और मेरा मास्टर्स जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। और लेकिन मुझे मशीन लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा रिवर्ट करना चाह रहा था फील्ड को मशीन लर्निंग के रिलेटेड। तो थ्योरेटिकली तो मैंने मशीन लर्निंग को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, लेकिन क्लासेस का ये इशू है कि इधर टाइमिंग का बहुत इशू है।
मैं जर्मनी से कर रहा हूँ मैकेनिकल। तो क्लासेस तो मैं शेड्यूल बेस पे नहीं ले सकता। तो मेरा क्वेश्चन मैम अर्शी से था कि अगर वो मेरे एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं करना चाह रहा था, उसमें मुझे असिस्टेंस चाहिए थी, अगर वो हेल्प कर सके। ओके, लाइक तुम मुझे किस तरीके से वो करोगे? मतलब तुम अपनी एजुकेशनली पर्पस के लिए करना चाह रहे हो? नो नो मैम, एक्चुअली इशू ये है कि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का है। मशीन लर्निंग का मेरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, तो प्रोग्रामिंग नॉलेज मेरे पास नहीं है कि प्रैक्टिकली मैं उसको नहीं कर सकता। तो मुझे थोड़ी सी उसमें असिस्टेंस चाहिए थी कि थोड़ी सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ में जल्दी से कर लूँ, क्योंकि सिस्टम हैंडल करना है, उसमें थोड़ी हेल्प अर्शी चाहिए। अर्शी, इसका जवाब मैं दूं? मैं दे दूं? हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर आ, श्योर। हमारी क्लास, सर आपका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी क्लास का मकसद ही यही है, मतलब एट द एंड भी नहीं, हमने जाना ही 1-2 महीने में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ है और उसी को हमने कवर करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मतलब अगर ये चाहते हैं कि चीज़ें अनपेड सॉल्व हो जाएं तो आप क्लास के पेस के साथ रहें। अदरवाइज अगर आपको टाइम का इशू है ना, तो ये ही क्लास आपको वहाँ पे मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो एक्चुअल कुछ अच्छी क्लासेस हों आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएं। तो आपका क्वेश्चन अच्छा था और बाकी के स्टूडेंट्स को भी ये पता चलेगा कि वो जल्द एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने वाले हैं। तो दैट्स माय आंसर, आई थिंक। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिस्क्राइब के फंक्शन में हमारे पास हमने सिर्फ एक डॉट डिस्क्राइब इसका किया और ये हमें क्या बता रहा है? काउंट, मीन, एसटीडी, मिनिमम, मैक्सिमम, और यहाँ पे परसेंटाइल है 25, 50 और 75। अच्छा, काउंट में ये बता रहा है कि यहाँ हमारे पास कितने हमारे पास कितनी चीजें पड़ी हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक एक चीज है जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नॉट नल वैल्यूज को ये बता रहा होता है, लेकिन इसको इस वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब क्लास सिर्फ 10 मिनट की बची है और मैं इसमें एसटीडी को थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ। अच्छा, अब मीन जो होता है, मीन क्या होता है कि आपने सारे जो वहां पे चीजें पड़ी होती। अच्छा, डिस्क्राइब का फंक्शन एक और चीज इंपॉर्टेंट है बताने की, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर लगेगा। अगर तो आप इसको ऑब्जेक्ट वाली वैल्यूज के ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो इसके साथ एक और वर्ड होता है, वो मैं इस वक्त भूल रही हूँ, लेकिन वो जो है कॉमास में करके उसको लगा देते हैं तो ये बाकी सारी वैल्यूज पे भी लग जाता है। लेकिन ये यूजलेस। अब नेम के ऊपर आप डिस्क्राइब क्यों लगाओगे? बस वो यही बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट है। डिस्क्राइब का फंक्शन काम तो जब करेगा जब वो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे लगे, क्योंकि वो चीजें ही सारी मैथमेटिकल चीजें बता रहा है। काउंट कितना है, मीन कितना है, एसटीडी कितना है, ये बात समझ में आ रही है? तो हम जो डिस्क्राइब का फंक्शन होता है यहीं पे यूज करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज पे फर्स्ट। सेकंड भी हम ये बात देखेंगे कि मीन क्या होता है, सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हम कर दें तो मीन आ जाता है। ये बात पता है? ये बात पता है सबको? मीन कैसे निकालते हैं? एवरेज, एवरेज जिसको कहते हैं। जी जैसे हमारे पास, यस मैम। अच्छा ठीक है, गुड हो गया। चैट भी देख लूं, सही है यार, ये तो सबको पता है, जबरदस्त। फिर उसके बाद मीन हमने देख लिया, काउंट हमने देख लिया, फिर हम ये कहते हैं मिनिमम वैल्यूज कौन सी है, तो वो बता रहे हैं मिनिमम ये है। और मैक्सिमम कहाँ है? इसमें मैक्सिमम भी है, आई थिंक मैक्सिमम होनी तो चाहिए, क्यों नहीं आई है? हाँ, मैक्सिमम भी है। अब हम अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो क्या कोई उसको मेरे ख्याल में हमारे साथ क्लास में काशिफ जावेद हैं, अगर हैं तो डिस्क्राइब करेंगे सर आप? क्या मैम जरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिकली, 1 मिनट का अगर आप चाहें तो। अदर बेसिकली कुछ वैल्यूज में ना आई थिंक के एरर्स आते हैं। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो एरर वैल्यू, आपकी जो एरर वैल्यू है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू से कितना उसमें एरर आया, कितना वो हट गई है, तो उसको बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, मतलब कितनी डेविएट होगी।
ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है। और हम अगर ओरिजिनल मीन मीन के साथ इसको कनेक्ट करें कि जो हमारे पास मीन आता है, जो हमारे पास मीन आया हुआ होता है, उससे ये कैसे रिलेट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन कि ये। इसके लिए बेसिकली मीन स्केयर आप लेते हैं, असल में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होगी। अगर अगर एक वैल्यू पॉजिटिव गई है, अगर एक नेगेटिव गई है, अगर दोनों का उसका मीन लेंगे वो तो आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन फिर आप मीन स्केयर रूट लेते हैं ताकि आप वो जीरो से बचने के लिए कि आपकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। हम्म, ये सारी कैलकुलेशंस, थैंक यू सर, ये सारी कैलकुलेशंस हम कर रहे होते हैं डेटा को देखने के लिए कि डेटा किस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स क्या है कि हमारे पास डेटा कहाँ कहाँ पड़ा है, ठीक है। अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें ये देखें, एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ देखें कि डेटा कहाँ कहाँ है, यहाँ इस लाइन के करीब करीब है, क्लस्टरिंग में डेटा है, या फिर वो डेटा दूर दूर कहीं पड़ा है। तो फिर हमें उसको कैलकुलेट करना होता है। वो कैलकुलेट करके हमें ये अंदाजा लगाना होता है कि दौरान ट्रेनिंग ट्रेनिंग के दौरान जो है वो कौन सी चीज़ें मतलब हमारे रिजल्ट्स किस तरीके से होते हैं। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस तरह से भी हो जाता है कि समटाइम्स अगर वो डेटा पॉइंट्स दूर होते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल किस तरह का है। तो वो समटाइम्स जो है उस मॉडल के ऊपर अच्छा काम कर रहा होता है और समटाइम्स नहीं कर रहा होता। तो फिर हमें ये चेक करना होता है कि मॉडल किस तरह का है, फिर डेटा हमारे पास किस तरह से मौजूद है। थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मुझे एक आसान सी चीज मिली जी थी। मैम। यस मैम। अगर ये वाले सारे हमारे पास हम मीन कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यूज हमारे पास हों और उसका हमको मीन निकालना हो, तो यही तरीका है मीन निकालने का कि वैल्यूज को प्लस किया और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्लस किया तो वो 4 आ गए, 12/4 आ गया, और उसका जो है उसको डिवीजन करके 3 आ गया। ऐसे ही है। मैम मीन ऐसे हम ही है। ऐसे ही निकालते हैं ना। मीन निकालने के बाद अगर हम ये देखते हैं कि इसको हमने आगे किस तरीके से देखना है, तो उसका फॉर्मूला ये है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये 6 2 3 1 वाले जो ये थे इनके हमने एक इस तरह से हमने उसको लिख लिया। उसके बाद ये कहता है कि मीन इसका क्या आया था, 3 आया था इसका मीन। एवरी एलिमेंट को हमने -3 कर दिया और स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रही है यहाँ तक। तीसरे स्टेप में हमने जो इसका आंसर आया उसको हमने स्क्वायर करके छोड़ दिया, और स्क्वायर करने के बाद उसके आंसर्स को ले लिया। 9 आ गया, 1 × 1 1 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। हम ये मैथमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन को देख रहे हैं। उसके बाद हम इसको सारी इस चीज़ को कहाँ पे ले जाएंगे, हम इसको स्क्वायर रूट में ले जाएंगे। एन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, और बाकी ये वाली सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले आएंगे, 9 + 1 + 0 + 4। और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो 14/4 आएगा, और इसका 3.5 आ गया। ये इसका मैथ, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्टेप 5, 1.87 आ गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हम अपने नोटबुक में देख रहे हैं वो सिर्फ एक स्टेप में हुआ हुआ है। ये हमने डिस्क्राइब का फंक्शन इसको दिया है, और इसने STD के साथ कितनी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी दी हुई हैं। आ, कितना टाइम लगा इसको, आई थिंक मिली सेकेंड्स लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद कोई मुझे ये बताएगा परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क है। कोई शेयर करना चाहेगा। परसेंटेज मैम 100%, परसेंटाइल 10%। और नॉट टू मच। नहीं मतलब अब आपने इनपुट दे दिया, अब इसके अलावा कोई और है जो इनपुट देना चाहेगा परसेंटाइल के बारे में। बस उसको एक एक मिनट समझेंगे और खत्म। परसेंटाइल होता है बेसिकली जब आप एक देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के 100 मार्क्स में से सब लोगों के अगर किसी के भी 80 मार्क्स से ऊपर नहीं आए हैं,
तो फिर आप उसके ऊपर एक परसेंटाइल लगा देंगे कि भाई उस 80 को आप जो है वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंसिडर करते हुए उसको 100% लगा देंगे, और उसकी बेसिस पे बाकियों को फिर आप जो है ग्रेड करेंगे, तो उनके परसेंटाइल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई फॉर एग्जांपल अगर किसी के 25 आउट ऑफ 100 थे, तो नाउ सिंस 80 इज द 100, न्यू कंसिडर द न्यू 100, तो फिर वो 25 से ज़्यादा उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरीके से हुई हुई है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी भी डेटा का 25% निकालना है, तो हमने उसको माइनस मल्टीप्लाई बाय 75/100 करना होगा, और यहाँ पे हमारी परसेंटाइल आ जाएगी। परसेंटेज तो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं ना। तो यहाँ हम अपने ईडीए में देख रहे हैं कि इसने इस डेटा का 25%, इसी डेटा का 50%, इसी डेटा का 75% हमको निकाल के दे दिया। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड, डिस्क्राइब फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो कि मेरे जहन में तो बार बार आता है कि फिर हम डेटा एनालिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि हमें ये सब देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों देख रहे होते हैं इन सब चीज़ों को। इसको हम अपनी अगली क्लास के शुरू के 10 मिनट में या 5 मिनट में डिस्कस करेंगे ज़रूर कि परसेंटाइल हम क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें डेटा पॉइंट्स को देखना होता है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे मतलब कौन कौन से डेटा पॉइंट। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ये देखूँ ना कि मेरा ये वाला डेटा पॉइंट कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है, वो बाकी के डेटा पॉइंट से कितना दूर है, तो फिर मैं परसेंटाइल की तरफ जाऊंगी। ये अभी डिफिकल्ट है समझना, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ इस चीज को कनेक्शन बनाने के लिए ऑब्जर्व कर लो कि हाँ हम इसलिए देखते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन तो बनना ही है। हम जब एक्चुअल डेटा को देख रहे होंगे तो हमें पता चलेगा। फिर हम अगर ये बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, हम इसलिए देखते हैं कि हमें मीन को देखना होता है, एवरेज को देखना होता है कि उससे हमारा वो वाला डेटा जो जिसको हम देखना चाह रहे हैं उससे कितने फासले पर है, उसमें कितना डिफरेंस है, फासले पे नहीं सॉरी, उसमें डिफरेंस कितना है। तो इसलिए ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पहले कभी मैनुअली होती होंगी, और अब उसको हम 1 सेकंड में देख लेते हैं, और हम वहाँ से उसको एग्जामिन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। फिर एक चीज़ जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में जो ये परसेंटेज बता रहा है, तो उसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, लेकिन हम फिर बात बहुत दूर अलग की तरफ निकल जाती है कि जैसे अब किसी लिंक पे जाओ और फिर लिंक के अंदर एक और लिंक पे जाओ और एक और लिंक पे जाओ, और उसके बाद आप असली मकसद से हट जाओ कि आप कर क्या रहे थे। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन बहरहाल ये वाला फंक्शन एक हमने डिटेल से डिस्कस किया है। बेबी हम सारे वाले फंक्शन इस तरह से डिटेल से डिस्कस ना करें, लेकिन ये हमें डेटा की एक फॉर्मेट को बता रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ें ये हमारे पास मौजूद है और हम उनको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। अभी तो हम 1-2 क्लासेस में सिर्फ चेक 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 ही करेंगे कि क्या क्या पड़ा हुआ है, यूनिक वैल्यू कौन सी है, और देखते हैं आगे इसमें नोटबुक में क्या है। इसी तरह की चीज़ें हैं जनाब, इसी तरह की चीज़ें हैं। एक्चुअल काम तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, या अगले हफ्ते मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे हम, जिसमें डिसीजन ट्रीज वगैरह जैसी बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम करके, और उसके बाद फिर दोबारा हम अपनी नोटबुक्स की तरफ आएंगे। और जब लेकिन थ्योरी पढ़ रहे हो तो घर पे इतना काम नहीं होगा, सिर्फ सर्चिंग होगी, तो बेहतर यह है कि उस टाइम जो कुछ अब तक हो चुका है उसकी प्रैक्टिस करते रहना। और इंशाल्लाह कल क्लास नहीं होगी, परसों की क्लास में अपने अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को बिल्कुल एक्टिव रखना, केगल के अकाउंट्स बना के रखना, केगल पे बल्कि प्रैक्टिस सारी स्टार्ट करके रखना, जहाँ पे स्टक हुए हुए होगे वहां से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर हमारे साथ रहने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू मैम। हाफिज।